नमस्कार, हेलो मनी 9। मेरा सवाल है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर, आप देख रहे हैं मनी 9 और आज हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में कमज़ोरी के साथ शुरुआत हुई थी, लेकिन कमज़ोरी के साथ शुरुआत के बाद लोअर लेवल से हमने रिकवरी भी देखी, यानी कि नीचे में गिरावट पर बाजार में खरीदारी के जो संकेत हैं वो साफ तौर पर देखने को मिले हैं। पहले ज़रा निफ्टी को देखिए, अभी आपको 50 पॉइंट के आसपास की गिरावट नजर आएगी। 24,700 के आसपास हम कारोबार कर रहे हैं और दिन के दौरान हमने जो लो देखा था वो 24,526 का था, यानी कि ऑलमोस्ट 175 पॉइंट्स की जो रिकवरी है वो हम निफ्टी में देख चुके हैं। अब इसी तरह से सेंसेक्स में देखिए, जहां पर आपको करीब 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखेगी। फिलहाल 81,241 का लेवल है। ये लेवल अगर आप देखेंगे तो आपको 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट ज़रूर दिखेगी, लेकिन लोअर लेवल जो हमने आज देखे थे वो 80,654 के थे। तो मोटा मोटी 80,650 आप पकड़ लीजिए, तो 350 पॉइंट वो और 250 पॉइंट ये, 600 पॉइंट की रिकवरी हमने सेंसेक्स में भी बनती हुई देखी है आज के सेशन में। निफ्टी बैंक की जहाँ तक बात है तो 55,780 ये करंट लेवल है जहाँ पर आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 40 पॉइंट के आसपास की मजबूती है। दिन के दौरान हमने 55,400 का लो भी देखा तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट के आसपास की रिकवरी बैंक निफ्टी में भी लोअर लेवल से देखने को मिल चुकी है। और आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है बनस्पत निफ्टी और सेंसेक्स के, क्योंकि इस हफ्ते आरबीआई की पॉलिसी बैठक है। बुधवार को ये बैठक शुरू हो जाएगी, यानी कि परसों, और उसके बाद फ्राइडे को इसका फैसला आएगा 6 जून को। 6 जून का जो फैसला आएगा उससे पहले से ही आप देखिए शुक्रवार को भी सेंसेक्स निफ्टी भले ही गिरकर बंद हुए थे, लेकिन बैंक निफ्टी में हमने देखा था बढ़त के साथ, मजबूती के साथ कारोबार हुआ था। और आज भी आप देखिए फाइनेंशियल्स यानी कि जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वही बाजार को सबसे ज़्यादा सपोर्ट देने की कोशिश कर भी रहे हैं। पीएसयू बैंक इंडेक्स आप देखिए 2.5% के आसपास की बढ़त के साथ फिलहाल कारोबार करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा कैपिटल मार्केट, रियल्टी और एफएमसीजी ये कुछ और तबके हैं जो कि मजबूत हैं। तो आप बेसिकली समझ सकते हैं कि जो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उनमें हम देख रहे हैं कि पॉलिसी का जो अनाउंसमेंट है, जिसमें वाइडली एंटिसिपेटेड है कि 1/4% के आसपास की ब्याज दरों में कटौती हो सकती है, रेपो रेट में कमी हो सकती है, उसका इम्पैक्ट हम रेट सेंसिटिव सेक्टर्स पर साफ तौर पर देखने हैं। लेकिन आज आईटी स्टॉक्स सुबह से कमज़ोर थे, थोड़ी रिकवरी ज़रूर हुई। अभी भी आईटी इंडेक्स में करीब 0.25% के आसपास की कमजोरी है। तो 2-3 खबरें हैं जो कि बाजार को ज़्यादा तंग कर रही हैं। एक तो ट्रंप साहब के टैरिफ जो कि स्टील और एल्यूमिनियम पर लगाए गए, 25% से बढ़ाकर 50% कर दिए गए। दूसरा, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो टेंशन है, जो वॉर है, वो एस्केलेट होता हुआ दिखा है। और तीसरी बात, हमारे यहाँ पे जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, कोविड की जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर नेगेटिव साइड पर देखने को मिला है। 4,000 से ज़्यादा जो मामले हैं कोविड के वो भारत में हो चुके हैं, तो उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि आज इंडियन मार्केट्स में साफ तौर पे देखने को मिला। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोअर लेवल से मार्केट में रिकवरी देखने को मिल भी रही है। जैसे आप चार्ट देख भी रहे हैं, कहाँ हमने खुलने के बाद थोड़े टाइम के बाद ही लो लगा दिया था और उसके बाद मार्केट में एक सस्टेन्ड अप मूव, एक रिकवरी जो है वो ज़रूर बनती हुई दिखी है। तो 24,700 के आसपास निफ्टी ट्रेड करा है, जो एक समय 24,525 के आसपास तक लुढ़क गया था। तो 175 पॉइंट के आसपास की रिकवरी के साथ फिलहाल मार्केट्स में जो कारोबार है वो देखने को मिल रहा है। तो अब इस रिकवरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें या फिर जो गिरावट हो रही है, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि नेगेटिव हैं, इन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसे तो हम समझेंगे ही, आपके सवालों के जवाब भी देंगे। प्राइमरी मार्केट में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है उस पर भी हमारा फोकस आज रहने वाला है। और खबरों और उसके साथ साथ नतीजों के दम पर आज कौन से स्टॉक्स हैं जो कि ज़्यादा उठापटक दिखा रहे हैं बजिंग सेगमेंट में, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो मोटा मोटी देखा जाए तो अगला 1-1.5 घंटा आपके साथ हम रहेंगे और सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बाजार पर सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून संदीप जी, आपको एंड सारे व्यूअर्स को। तो सर, मार्केट में अब 3-4 चिंताएं हैं, जैसे मैंने हाईलाइट किया। जीडीपी का नंबर अच्छा आया था बाजार बंद होने के बाद शुक्रवार को, उस पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए, आरबीआई की पॉलिसी में रेट कट हो सकता है उस पर ना ज़्यादा तवज्जो देते हुए, कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, रशिया यूक्रेन के बीच में टेंशन बढ़ गई और ट्रंप साहब ने जो टैरिफ बढ़ाने की बात की है स्टील और एल्यूमिनियम पर, इस पर बाजार का ज़्यादा फोकस है। तो अब इन मुद्दों पर ज़्यादा फोकस करें, यानी कि बाजार की गिरावट पर ज़्यादा फोकस करें, या फिर लोअर लेवल से जो रिकवरी हो रही, खरीदारी हो रही है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? संदीप जी, मेरा व्यू पॉइंट से देखिए, मार्केट ना एक रेंज बाउंड है और लास्ट हम 10 दिन से शो कर रहे हैं ईच एंड एवरी चैनल में मैं एक ही स्टेटमेंट मेरा
कि मार्केट या तो 25,000 के ऊपर क्लोज हो जाए, नहीं तो मार्केट 24,550 इसके नीचे क्लोज हो जाए। अब देखेंगे आज भी जो फ्रेश रिकवरी हुआ है ऑलमोस्ट वही सपोर्ट जोन था 24,450 के आसपास, वही से मार्केट घूम गया। तो मैं मार्केट को ऐसे देख रहा हूँ कि मार्केट में एक रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है, ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव जो न्यूज है सब कुछ मिला के। सो निफ्टी अगर 25,000 अभी जैसे कि पॉसिबिलिटीज है ये फिर से एक बार 24,850 24,900 आपको आते हुए दिखेंगे, अगर मार्केट 24,450 के 550 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तो। लेकिन बैंक निफ्टी मुझे लगता है बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है, आरबीआई का पॉलिसी है अभी बहुत सारे दिनों से चला नहीं है। और देखिए नियर जितने भी पीएसयू स्टॉक है ब्रेकआउट के आसपास है, तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में कुछ हो सकता है, लेकिन निफ्टी अभी भी कंसोलिडेशन जोन के आसपास है। संदीप जी एक स्टॉक में ना ब्रेकआउट आ रहा है, मैं थोड़ा नाम बता दूं आपको पहले। प्लीज़ सर, नेकी और पूछ पूछ। ओके, फिल्म इंडस्ट्री, तो फिल्म FIEM फिल्म इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो बेसिकली इसमें ना अभी ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है 1728 FIEM फिल्म इंडस्ट्री, तो इसमें अभी 1728 1725 के आसपास चल रहा है। देखिए मुझे लगता है यहाँ पे ना बहुत टाइम बाद एक ब्रेकआउट आया हुआ है। अगर मैं वीकली चार्ट भी देखता हूँ, वीकली चार्ट बहुत टाइम से नहीं चल रहा था, अभी फ्रेश जो 1650 के ऊपर रैली आया है, तो मुझे लगता है इसमें आज का टारगेट होना चाहिए 1745, पहला टारगेट। और सेकंड टारगेट होगा, अगर आप 2 से 3 दिन देते हो तो इस केस में आपका टारगेट होगा 1775 मेरा रहेगा सेकंड टारगेट। इसमें एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस जो रहेगा स्टॉप लॉस रहेगा 1690 मेरा रहेगा स्टॉप लॉस। और सर एक अपडेट भी मैं देना चाहूंगा, लास्ट दिन जब हमने शो किया था ना रोहित जी के साथ, हमने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात किया था, उस टाइम पे प्राइस था 335 338 के आसपास, और हमारा टारगेट था 345 और 350। देखिए दोनों टारगेट आ चुका है। एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा इसमें, रिलायंस इंफ्रा में हमने हमारे क्लाइंटों को भी कॉल दिया है, अदर्स चैनल पे भी डिस्कशन हुआ है, तो मुझे लगता है ये रिलायंस इंफ्रा इसमें भी 360 और 365 वहां तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो सर एक बार रिलायंस इंफ्रा के आप लेवल्स दोबारा अगर बता पाएँ, मैं अपने दर्शकों को अपडेट भी करना चाहूँगा कि आपने जो फ्राइडे को आपकी बात हुई थी रोहित जी जब शो कर रहे थे, तो अभी सर 350 रुपये का दाम है, 6% के आसपास का अपमूव हम रिलायंस इंफ्रा के स्टॉक में देख रहे हैं। आपका क्या टारगेट थे सर दोनों जो हिट हुए हैं? देखिए 345 और 350 का टारगेट था, दोनों अभी अचीव हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मोमेंटम अभी है, ये मोमेंटम में अभी 360 और 365 दोनों टारगेट पॉसिबल है नेक्स्ट 2 से 3 दिन में। तो जिनके पास है आप बने रहिए विद ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 342। ठीक है, 342 ये आपको स्टॉप लॉस के तौर पर मेंटेन करना है। अपनी पोजीशन में आप अभी भी बने रहिए, और पहले जो टारगेट दिए गए थे आपको दोनों, वो टारगेट तो हिट हो चुके हैं। 350 का दूसरा टारगेट था वो भी अचीव हो गया। आप चाहें तो 342 पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए, ऊपर ले आइए स्टॉप लॉस को, और गेंस के लिए बने रह सकते हैं। 360 365 तक हो सकता है कि रिलायंस इंफ्रा का शेयर जाता हुआ नजर आए। तो शो की शुरुआत ही बहुत अच्छी होगी, एक स्टॉक आपको मिल गया, और एक स्टॉक आपने जो शुक्रवार को खरीदा था सर के कहने पर, वहाँ पर आपके टारगेट अचीव हो चुके हैं। आप चाहें तो मुनाफा वसूल कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि और अपसाइड के लिए रुकना चाहिए तो 342 रुपये पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और ये FIAM इंडस्ट्रीज अभी आपको दिया गया 1728 के आसपास, 1745 1775 दोनों के टारगेट हैं। ये दो टारगेट हैं स्टॉक के, और 1690 रुपये पर आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए। यहाँ पर एक्शन बढ़ रहा है, हो सकता है कि अगले जो टारगेट्स हैं वो आपको यहाँ तक आते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये स्टॉप लॉस डिवाइस करके रिलायंस इंफ्रा का अब आप यहाँ पर लेके चल सकते हैं। तो सर बैंक निफ्टी आप कह रहे थे कि ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है, आपकी बात आप पूरी कीजिए। यस, बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो मुझे लगता है कि सर बैंक निफ्टी में थोड़ा मैं ज्यादा पसंद कर रहा हूँ। अभी निफ्टी बहुत टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा है, और जितने भी नेगेटिव न्यूज है मार्केट में, पॉजिटिव न्यूज है, सब मिला के निफ्टी का एक इंटरप्रिटेशन नहीं आ रहा है, फिर भी निफ्टी 24,550 500 के नीचे नहीं क्लोज दे रहा है। अब आज देखिए वहां से ही रिकवरी है। सो मेरे ख्याल से निफ्टी में थोड़ा और 150-200 पॉइंट रैली आना बाकी है, और बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव है। तो अगर मैं कोई भी काउंटर पसंद करूंगा तो बैंक निफ्टी के वो अंदर ही करना है। अभी निफ्टी में थोड़ा इंडेक्स लेवल पे ट्रेड मैं नहीं करूंगा अभी। ठीक है, बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है निफ्टी के बनस्पत। लेकिन सर हमारे जो दर्शक हैं वो भारी मात्रा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपने सवाल भी हम तक पहुंचा चुके हैं, शेयर कर चुके हैं। उनके सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं सर एक एक करके। विजय कुमार जी का पहला सवाल है, कह रहे हैं कि सर अपोलो माइक्रो सिस्टम्स 230 शेयर हैं 141 रुपये पर, अच्छे खासे मुनाफे में बैठे हुए हैं सर। ये स्टॉक काफ़ी अच्छा चला, अभी 195 के आसपास है। तो पूछ रहे हैं कि होल्ड और सेल, और क्या वेदांता ले सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पर?
अब देखिए, अपोलो मार्केट सिस्टम बेसिकली 196 के आसपास चल रहा है। लास्ट एक महीने में बहुत चल चुका है, लास्ट एक हफ्ते से भी बहुत चला है। आपको यहाँ पे एक बेसिकली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा 184 का। अगर 184 कभी भी आता है तो आपको यहाँ से एक बार निकल जाना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू से अगर आप 6-8 महीना टाइम देते हो तो मुझे लगता है एक बार 230 से लेकर 240 का यहाँ पे प्राइस आना चाहिए। ठीक है, तो ये 184 का स्टॉप लॉस लगा के बने रहें, होल्ड करें। यस। ठीक है, परफेक्ट है। और दूसरा सर ये पूछ रहे हैं कि क्या वेदांता ले सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पर? देखिए, वेदांता कोई ट्रेडिंग करने वाला तो काउंटर है नहीं। आपको अगर लेना आप चाहते हो तो एक बार वेट करना मेरे ख्याल से सही होगा, क्योंकि एक टॉप बनाया 454 के आसपास, तो मुझे लगता है 454 टॉप बनाने के बाद अभी नीचे आ रहा है। सो अभी 415 410 एक लेवल है। अब कभी भी आता है तो उस जोन पे आप लीजिए। 433 मुझे लगता है कि एक फेयर वैल्यूएशन नहीं हो रहा है। आप एक बार 415 के लिए वेट कीजिए। ठीक है, परफेक्ट है। प्रीति अग्रवाल जी कह रही हैं सर कि आई वांट टू रिव्यू ऑन मॉयल एंड हिंदुस्तान जिंक, आर दे गुड फॉर ट्रेडिंग? ट्रेडिंग के लिहाज से मॉयल और हिंदुस्तान जिंक आपको कैसे लग रहे हैं? देखिए, मॉयल बेसिकली अभी 369 के आसपास चल रहा है। टॉप बना दिया 384 के आसपास। अभी थोड़ा नीचे आना है 355 358, मुझे लगता है यहाँ तक आ सकता है। फिर से वहाँ पे आप बाई कर सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ पॉसिबिलिटीज बना है, क्योंकि लगातार देखिए लास्ट 310 से चल रहा था, तो 310 से 380 385 तो हो ही चुका है। अभी थोड़ा हेल्दी करेक्शन यहाँ पे बाकी है, जो कि 355 358 तक आने के लिए हाई पॉसिबिलिटीज है। सेकेंड स्टॉक सर आपने क्या बताया? एक मॉयल, दूसरा हिंदुस्तान जिंक सर। ओके, हिंदुस्तान जिंक। देखिए, हिंदुस्तान जिंक अभी लगता है कि यहाँ पे आप बने रह सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक रेसिस्टेंस है 458। 458 अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो इस केस में एक बार आपको 470 एवं 470 एवं 475 के आसपास जाने का पॉसिबिलिटीज है, तो एक बार बने रहिए इसमें। चलिए ठीक है। इस बीच आपको बता दें कि मार्केट में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि ज़्यादा एक्शन दिखा रहे हैं निफ्टी में, मिड कैप इंडेक्स में और स्मॉल कैप इंडेक्स में। निफ्टी के गेनर्स की अगर आप बात करें, जैसे हमने कहा शो की शुरुआत में कि लोअर लेवल से बाजार में अच्छी रिकवरी देखने को मिली, तो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? अदानी ग्रुप के स्टॉक्स आज लाइमलाइट में हैं। अदानी पोर्ट्स, इन्होंने कहा है कि $1 बिलियन की और रकम जुटाना चाहते हैं। निफ्टी का टॉप गेनर है ये स्टॉक। M&M, इसके जो ऑटो सेल्स के नंबर्स आए हैं उसके बाद एक्शन मजबूत है। टाटा कंज्यूमर, यहाँ पे कुछ राहत आने की बातचीत चल रही है पूरे सेक्टर के लिए। टाटा कंज्यूमर अच्छे खासे गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है। अपोलो हॉस्पिटल जहाँ पे नतीजों का इम्पैक्ट है, और उसके साथ साथ आप देखेंगे अदानी एंटरप्राइजेस, यहाँ पे भी गेंस काफ़ी अच्छे देखने को मिले। लेकिन ऑन द लूजिंग साइड आप देखिए हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, जिनके हम देख रहे हैं कि नंबर्स आए हैं मई ऑटो सेल्स के, वहाँ पर इम्पैक्ट नेगेटिव साइड पर देखने को मिला है। JSW स्टील, टेक महिंद्रा, यहाँ पर भी प्रेशर है, और उसके साथ साथ HDFC लाइफ। आज कुछ ऑटो स्टॉक्स और IT स्टॉक्स यही बाजार पर प्रेशर बनाने का कामकाज भी कर रहे हैं। अब आइए मिड कैप इंडेक्स की तरफ। मिड कैप इंडेक्स में आप देखेंगे तो आपको गेनर्स में बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप पर नजर आएगा। PSU बैंक लाइमलाइट में है, जैसे मैंने आपको कहा भी कि टॉप गेनर है PSU बैंक इंडेक्स। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अलावा यूनियन बैंक भी फोकस में है। येस बैंक को लेकर भी खबरें हैं, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला है। और उसके साथ साथ रियल एस्टेट आज फोकस में है, तो प्रेस्टीज एस्टेट्स ये काफ़ी अच्छा स्टॉक मूव कर रहा है आज के सेशन में। और पेटीएम भी आप देखेंगे 3-4% के आसपास की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। लूजर्स की बात करें, नायका नंबर्स के बाद आप देखेंगे स्टॉक नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है। IT पैक से परसिस्टेंट सिस्टम्स और एम्फोसिस दोनों कमजोर है। एम्फोसिस में तो कुछ खबर भी आगे आपको बताते हैं। मजगांव डॉक में मुनाफा वसूली जारी है। पिछले हफ्ते नंबर्स आए थे, नंबर्स इनके कमज़ोर थे, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ मेरिको एक और नाम है जो कि आज मिड कैप में आपको लूजर्स में नजर आएगा। स्मॉल कैप गेनर्स की बात करें तो फेयरकैम ऑर्गेनिक्स ये स्टॉक है जो कि आज लाइमलाइट में है। पेन्नार इंडस्ट्रीज, ये भी आज अच्छी बढ़त दिखा रहा है। IFB इंडस्ट्रीज, उसके साथ साथ एस्ट्राजेनेका, जिसके नतीजे आए हैं चौथी तिमाही के, वो नंबर्स बहुत शानदार आए, उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है। और इमेजिका वर्ल्ड, ये एक स्टॉक है जो कि गर्मियों की छुट्टियों के चलते, क्योंकि ये थीम पार्क है एक, उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। 9% के आसपास की तेज़ी आज इमेजिका के स्टॉक में भी देखने को मिल रही है। लेकिन गिर क्या रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स में? नीवा बूपा, जिसमें ब्लॉक डील होनी थी, ब्लॉक डील हुई है, उसका इम्पैक्ट आप देखिए 11% स्टॉक लुढ़क गया। MMTC पिछले हफ्ते से ही मुनाफा वसूली जारी है, आज भी कंटिन्यूड है। TCPL पैकेजिंग और उसके साथ साथ ग्यूफिक बायोसाइंसेस और प्रवेग, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि स्मॉल कैप इंडेक्स में आज सबसे ज़्यादा कमजोरी दिखा रहे हैं। प्रदीप सर, अगर किसी को PSU बैंकों में पोजीशन बनानी है, कंसिडरिंग जैसे आप भी कह रहे थे कि बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है,
पॉलिसी अप्रोच कर रहे हैं हम, तो पीएसयू बैंकों में किसी को कैसे पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि वही लाइमलाइट में है ज़्यादा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र हुआ, यूनियन बैंक हुआ, इंडियन बैंक हुआ, सेंट्रल बैंक हुआ, इनमें ज़बरदस्त गेंस आज के सेशन में देखने को मिल रहे हैं। क्या पॉलिसी तक मान के चलें कि ये मूव्स सस्टेन करेंगे? इन लेवल्स पर भी कोई फ्रेश पोजीशन बनाने की राय देंगे आप? सर पॉसिबल है डेफिनेटली। एक डिस्क्लेमर पहले देना चाहूँगा, मेरा पसंद है इंडियन बैंक, और इंडियन बैंक को हमने हमारे क्लाइंटों के साथ भी शेयर किया है। देखिए इंडियन बैंक पे अभी 640 के आसपास चल रहा है। एक वीकली कंसोलिडेशन था ऑलमोस्ट 610 615 के आसपास, बहुत टाइम से सस्टेन नहीं हो रहा था वीकली चार्ट में। तो वीकली चार्ट में ब्रेकआउट आया है, तो मुझे लगता है नेक्स्ट अगर आपके पास 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन है तो इंडियन बैंक आप लेके जा सकते हो। 640 के आसपास चल रहा है, 675 से लेके 700 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। इसमें आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस आपको रहेगा 615 रहेगा आपका स्टॉप लॉस, और मुझे लगता है 675 और 700 तक जाने का पॉसिबिलिटीज है इंडियन बैंक में। ठीक है, ओके। तो पीएसयू बैंकों में इंडियन बैंक ये एक स्टॉक है जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉसेस आपको बताए गए हैं। तो पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है वो पीएसयू बैंकों पे आज जब पॉजिटिव साइड पर देखने को मिला है, जिसमें सेंट्रल बैंक ऊपर है, आईओबी में काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है जो कि 6% ऊपर है। पंजाब एंड सिंध बैंक ये करीब 4% की मजबूती दिखा रहा है। सेंट्रल बैंक तो 4% ऊपर है। ये यूको बैंक में भी 4% से ज़्यादा की मजबूती है, और 4% के गेंस के साथ ही आप देखिए सेंट्रल बैंक में भी कारोबार हो रहा है। लेकिन आप चाहें तो इंडियन बैंक में फ्रेश पोजीशन बना के चल सकते हैं, क्योंकि पीएसयू बैंकों में मूव काफ़ी सॉलिड है। खासतौर पे जो मिड कैप पीएसयू बैंक्स हैं वो ज़्यादा मजबूत ट्रेड कर रहे हैं, और वहीं में से इंडियन बैंक एक नाम है जहां पर आप फ्रेश खरीदारी भी करके चल सकते हैं। सर, आपने रिलायंस इंफ्रा की बात करी, जो आपने बताया भी था, जिसके टारगेट भी हिट हुए हैं। हमारे एक दर्शक हैं बनीज वर्ल्ड के नाम से इनकी आईडी है, कह रहे हैं कि रिलायंस पावर पर क्या टारगेट होगा। आज भी ये स्टॉक काफ़ी एक्टिव है, इसने अपना नया 52 वीक हाई भी टच किया है। रिलायंस पावर में और तेज़ी आगे बढ़ सकती है? आप देखिए आर पावर में एक ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट के बाद अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि 62 63 3 दिन से चल रहा है, तो लगातार एक महीना हो चुका है, बहुत चल चुका है। तो यहाँ पे फ्रेश बाय करना थोड़ा रिस्की होता है आर पावर। तो मेरे ख्याल से आप एक बार 58 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और 64 और 65 मुझे लगता है नेक्स्ट 1-2 हफ्ते में मैक्सिमम आपको मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे फ्रेश बाय करने का नहीं रहेगा। ठीक है सर, अगला सवाल है ना, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा हो सकता है कि आपको मुश्किल हो इसका जवाब देने में। भारत छाछेड़ जी का ये सवाल है, कह रहे हैं कि सर 15 साल का मेरा लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, कुछ स्मॉल कैप के अच्छे शेयर बताइए, 5 शेयर अगर आप बता सकें 15 साल के लिए। देखिए डिफेंस काउंटर से आप, मुझे लगता है बीईएल एक ऐसा काउंटर है जो मल्टीबैगर क्या होने का हाई पॉसिबिलिटीज है, तो बीईएल के साथ मैं जाना चाहूंगा। बैंकों में जैसे कि मैंने अभी एक पीएसयू बैंक पे बता दिया कि इंडियन बैंक वीकली अच्छा पैटर्न बनाया, फंडामेंटल भी बढ़िया है। और पीएसयू में और नंबर 1 बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मैं जाना चाहूंगा। देखिए फाइनेंस कंपनी में मुझे लगता है बजाज फाइनेंस, जिनका सेल्स और रेवेन्यू दोनों लास्ट 5 साल से 10 साल से प्रॉमिसिंग है। ऑटो के साथ मैं, मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स टॉप से बहुत नीचे आ चुका है, अब टाटा मोटर्स के साथ मैं जाना चाहूंगा। अब प्राइवेट बैंकों की बात अगर मैं करूंगा, प्राइवेट बैंकों में मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक एक अच्छा स्टॉक्स है। तो आपको लीडर्स के साथ जाना है। अगर मैं बात करूंगा अभी रिलायंस इंडस्ट्री का, तो रिलायंस इंडस्ट्री देखिए लास्ट 6 महीना, 2 महीना, लास्ट 6 साल, 5 साल रिटर्न देते आ रहा है। तो आप रिलायंस इंडस्ट्री के साथ जाइए, अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्री में आपको नेक्स्ट यहाँ से 10 साल 15 साल में यहाँ से 4x 5x होने का पॉसिबिलिटीज है। तो आप, अगर मैं आईटी का भी बात करूंगा, तो आईटी में बेसिकली मुझे लगता है कि आप टीसीएस इन्फोसिस के साथ आपको जाना चाहिए। इन्फोसिस तो से 90s का कंपनीज है, 90s 99 से कितना रिटर्न दे दिया है, कितना प्रॉमिसिंग मल्टीप्लायर हुआ है। तो आप इन्फोसिस के साथ जाइए, आप टीसीएस के साथ जाइए, ऐसे काउंटर्स के साथ आप पैसा निवेश कीजिए। मुझे लगता है तो फिर स्टॉक मार्केट में आपका जो लॉस होने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। ओके, तो मतलब इन्होंने स्मॉल कैप पूछे थे सर, आप कह रहे हैं कि स्मॉल कैप के बजाय लार्ज कैप्स में जाइए और दिग्गजों में जाइए, जो मल्टी बैगर ऑलरेडी बन चुके हैं उनके देखिए साथ मिक्स जाइए। करके करना है। ऐसे स्मॉल कैप में ओनली फॉर निवेश करेंगे तो थोड़ा रिस्की हो सकता है। और स्मॉल कैप में क्या होता है ना सर, कोई भी म्यूचुअल फंड अगर पैसा डाल रहा है, वो हर 6 महीना 8 महीने में अपना जो पैसा है वो रोटेशन करता है, मनी रोटेशन करता है। तो स्पेसिफिक कोई भी एक स्मॉल कैप, और वो 15 साल बाद क्या होगा, क्योंकि आज से 15 साल पहले आपको पता है कि सुजुलन का क्या प्राइस था और आज क्या प्राइस है। आज से 15 साल 12 साल पहले .com बूम जब हुआ था, 20 साल पहले 2000 के आसपास, 2001 के आसपास एचपीसीएल 2000 के आसपास प्राइस था, और आज कितना क्या प्राइस है।
तो स्मॉल कैप में आप जाएंगे ना तो आप फंसने का चांसेस बहुत है, इसीलिए लीडर के साथ जाइए, डाइवर्सिफिकेशन रखिए। ठीक है, तो स्मॉल कैप के साथ साथ कुछ लीडर्स के साथ भी जाइए, कुछ दिग्गजों के साथ जाइए, डाइवर्सिफाई रखिए अपने पोर्टफोलियो को। नो डाउट आपके पास पेशेंस है, आपके पास 15 साल का लंबा नज़रिया है, लेकिन आपको डाइवर्सिफाई रखना चाहिए पोर्टफोलियो को। स्मॉल कैप रखिए, लेकिन साथ साथ लार्ज कैप, कुछ दिग्गज, कुछ सेक्टर लीडर्स को भी रखिए, ताकि आपका पोर्टफोलियो रिस्क कम से कम हो उसमें, और उसके साथ साथ डाइवर्सिफाइड भी रहे। अच्छा सर, हमारे एक दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे पास GIC यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 100 शेयर हैं, बाइंग प्राइस 450 रुपये का, लॉन्ग टर्म का व्यू है सर इनका, 450 पे लिया है, अभी 407 के आसपास चल रहा है, थोड़ा मन में दुविधा है इसलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं। ओके, देखिए मुझे लगता है लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू है तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनी है। आप देखेंगे 7,400 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट पोस्ट किया, थोड़ा अभी नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है, चार्ट में थोड़ा नेगेटिव पैटर्न बना है। मुझे लगता है एक बार आपको 390 से लेके 385 का प्राइस मिल सकता है, तो आपको फ्रेश बाई तो आपने कर लिया, यहाँ पे एवरेज नहीं करना। एक बार अगर 385 कभी भी आता है तो आप उसमें आप एक्यूमुलेशन करके जा सकते हो। इसका स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 366 के आसपास। सर इस बीच अभी 15 साल वाला आपने सवाल अटेंड किया है। संतराज जी कह रहे हैं कि सर जी नमस्कार, न्यू स्टॉक बताइए 2 महीने के लिए। सर न्यू स्टॉक तो डेली बता रहा हूँ, और जो मैं बता के जाता हूँ नेक्स्ट देखिए सर 1-2 दिन में हिट हो जाता है। सो देखते रहिए, बताएंगे। तो इनको सर फियाम इंडस्ट्रीज ले लेना चाहिए। देखिए बेसिकली इसमें ब्रेकआउट आया हुआ है संदीप जी, और मुझे लगता है कि एक बार जो दोनों टारगेट वो आने का पॉसिबिलिटीज है, और उनको स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हो तो, क्योंकि मार्केट में कभी भी लॉस भी होता है, टारगेट भी आता है। और संदीप जी मैं तो एक रिपोर्ट कार्ड बना रहा हूँ, आपको मैं भेजूंगा कि लास्ट 3 महीने में 4 महीने में जितने भी कॉल्स आपके साथ शेयर किया है, मैं मेरा टीम और मैं आपके साथ शेयर करूंगा, देखेंगे वहाँ पे 70% 80% स्टॉक का हमारा जितने भी कॉल्स हमने दिया था सब टारगेट आ गया। तो बिल्कुल भी लेना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 1690। ठीक है, मुझे याद है सर आपने एक नेटवेब दिया था, उसके भी टारगेट अचीव हुए थे। एक कोई फार्मा, टोरेंट फार्मा का स्टॉक आपने दिया था, और एक ग्लैंड दिया था, इंड्योरेंस दिया था, हाँ ऑल टारगेट इंड्योरेंस टेक, अचीव हो चुका है। इंड्योरेंस टेक सर, इनफैक्ट हाँ जब लास्ट 2-3 हफ्ते में सर ऐसा तो मुझे याद नहीं आ रहा है आपको मैंने कोई भी कॉल दिया स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब देखिए वो भी होंगे, कमिंग फ्यूचर में होंगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या कन्विक्शन आ रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है, उसके ऊपर होता है, यू नो। हाँ। उस समय आपने जब इंड्योरेंस टेक दिया था सर, उस समय बेलराइज इंडस्ट्रीज़ का IPO खुला हुआ था, उस दिन की बात है जब वो IPO खुला था, क्योंकि उसी की पेयर ग्रुप कंपनी है। उस समय हमने देखा था कि इंड्योरेंस टेक में आपने जब बताया था उसके बाद ज़बरदस्त मूव बने थे, आपके टारगेट भी हिट हुए थे। तो 4-5 स्टॉक तो मुझे ही याद है सर, मेरी हालांकि मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी आज आपने फियाम इंडस्ट्रीज़ बोला है, यहाँ पर आपको नज़र रखनी है। और फ्राइडे को ही आपने रिलायंस इंफ्रा बताया था, दोनों टारगेट उस स्टॉक के भी अचीव होते हुए दिखे हैं। इस बीच सर हमारे एक दर्शक हैं, सनूमर क्रिएशंस के नाम से उनका ID है, कह रहे हैं कि सर स्ट्राइड्स फार्मा ले रखे हैं 823 के भाव पर। देखिए मुझे लगता है यहाँ पे ना ब्रेकआउट आया है और आपको एक बार वेट करना पड़ेगा, लेकिन आज और कल में थोड़ा बहुत नेगेटिव मोमेंटम हो रहा है। लास्ट 2-3 हफ्ते से ऑलरेडी ब्रेकआउट और बॉटम बन चुका है, आप एक बार बने रहिए इसमें। मुझे लगता है आपका बाइंग प्राइस भी आने का पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, आप यहाँ पे बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 760 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। बहुत जल्दी एक बार आपको यहाँ पे 820 और 850 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। ठीक है सर, बोरोसिल रिन्यूएबल्स पर आपकी क्या राय है? रितेश लाड जी कह रहे हैं कि मेरी बाइंग सर 550 रुपये पर है और मेरे पास 40 शेयर हैं, इसके क्या करना चाहिए इसमें? कौन सा स्टॉक सर आपने बताया? बोरोसिल रिन्यूएबल सर। ओके सर, ये स्टॉक बेसिकली देखिए बहुत टाइम से ना कंसोलिडेशन कर रहा है, एंड लास्ट ईयर जो प्रॉफिट पोस्ट किया था वो नेगेटिव में है, लॉस में है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है थोड़ा बहुत एग्जिट करने का सलाह होगा, क्योंकि फंडामेंटल अलाइन नहीं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ फंडामेंटल्स के साथ। और एक बात सर, जो कंपनी का अदर्स इनकम है वो थोड़ा कम हो गया है, मैं बैलेंस शीट में देख पा रहा हूँ। और देखिए बहुत टाइम से जो कंसोलिडेशन पैटर्न चल रहा है वो बेसिकली आप देखेंगे कि 580 के ऊपर ही नहीं जा रहा है। सो 580 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो एक बार तो आप एग्जिट कर जाइए इस काउंटर से, अदरवाइज आप 580 जब आएगा उसके ऊपर सस्टेन करता है उसके बाद जाके यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि 580 के बाद भी यहाँ पे 610 615 में मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस है। और देखेंगे 24 के बाद तब मार्च 2024 में भी प्राइस था ऑलमोस्ट 610 के आसपास, वो प्राइस टच ही नहीं हुआ। सो इसीलिए यहाँ पे बने रहना मतलब थोड़ा बहुत आपको टाइम टेकिंग मैटर है।
ठीक है, ओके सर। एक बार इंजीनियर्स इंडिया का चार्ट देखिए। ऋचा गुप्ता जी का सवाल है, कह रहे हैं कि सर EIL मेरे पास बाय कर रखे हैं 260 रुपये पर, क्वांटिटी नहीं बताई कब लिया है, कितना होल्ड कर सकती हैं, लेकिन सर पर शेयर 30 रुपये का लॉस हो रहा है इनको। देखिए फंडामेंटल तो नो डाउट अच्छा कंपनी है, 580 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट पोस्ट किया इन लोगों ने। अभी इसमें बने रहिए, एक ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है नेक्स्ट रेसिस्टेंट 270 से पहले नहीं है, तो 270 आने का पॉसिबिलिटीज है। आपको बने रहना है विथ स्टॉप लॉस ऑफ 220। 220 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए इस काउंटर में। 220 का स्टॉप लॉस, 270 रुपये तक के टारगेट्स EIL यानी कि इंजीनियर्स इंडिया के स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। एक्स जोन के नाम से हमारे दर्शक हैं सर, कह रहे हैं कि व्हाट अबाउट IEX एंड एक्साइड। बस इतना ही लिखा है सर, इन्होंने ये नहीं बोला कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म क्या व्यू है इनका, लेना है या पहले ले रखा है। IEX और एक्साइड के बारे में पूछा है। देखिए एक्साइड अभी बेसिकली 389 के आसपास चल रहा है, एक बेसिकली नेगेटिव ट्रेंड में ही है। वीकली बेसिस चार्ट पे ब्रेकआउट आएगा 400 के ऊपर, लेकिन 400 के ऊपर कभी आया नहीं रिसेंटली बेसिस पे। तो नेक्स्ट टाइम जब फेल हुआ था 425 से फेल हुआ था। सो फिलहाल अभी बॉटम जो है 380 375 के आसपास एक कंफर्मेशन नहीं है। तो 400 के ऊपर इसमें कुछ बड़े लेवल पे ब्रेकआउट होगा, उसके बाद इसमें रैली आएगा। फिलहाल आप एक बार बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 366। और IEX में देखिए, IEX बेसिकली अभी 200 के ऊपर आ चुका है, मुझे लगता है ये जो मोमेंटम है कंटिन्यू होगा, 212 215 तक आ सकता है। और अगर एक बार 215 के ऊपर क्लोजिंग देता है उस केस में आपको एक बार 235 से लेकर 240 तक आने का पॉसिबिलिटीज है। अभी आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस 192। अच्छा ठीक है, 192 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें बने रह सकते हैं। सर ये एक ना आप एजेक्स इंजीनियरिंग देखिए। हमारे एक दर्शक हैं राहुल राज के नाम से, कह रहे हैं कि मैंने IPO में लिया था, इसमें क्या करें और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस कितने तक जा सकता है, कृपया बताइए। एजेक्स इंजीनियरिंग की जहाँ तक बात है सर, तो मैं इसका प्राइस देख रहा था, आई थिंक 629 रुपये का इसका प्राइस था जब ये लिस्ट हुआ था। तो इसमें क्या करना चाहिए सर, इनका मुनाफा तो हो रहा है भले ही हल्का सही। चार्ट में नहीं आ रहा है मेरा। AJAX इंजीनियरिंग। ओके सर, अभी देखिए IPO हुआ था, उसके बाद हमने देखा कि ठीक ठाक ही है, अभी कंसोलिडेशन कर रहा है, 656 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है आप ना इमीडिएटली एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 633। 633 से 630 एक स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 630 इसके ऊपर सस्टेन करता है आप बने रहिए, नहीं तो कभी भी अगर नीचे आता है तो आप इसको आपको एग्जिट करना है। ठीक है, और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पूछ रहे हैं सर कहाँ तक जा सकता है। और ब्रिगेड में देखिए अभी 1165 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है इसमें एक ब्रेकआउट आया हुआ है। और लास्ट 5-10 मिनट का भी मैं अगर चार्ट देखता हूँ, देखिए लास्ट 5 मिनट का कैंडल पे ही 1050 से चल रहा है। कभी भी अपना 5 मिनट का जो कैंडल है ये ब्रेक नहीं किया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा। तो मुझे लगता है कि आप बने रहिए, यहाँ पे जो रैली आया है कंटिन्यू होगा। ये कंटिन्यू आपको 1220 से 1225 तक खींच के लेके जा सकता है, तो एक बार बने रहिए। ठीक है, बने रहिए, ये आपके लिए राय निकल के सामने आ रही है। इस बीच हमारे साथ फ़ोन लाइन पर अगरतला से किशोर जी मौजूद हैं। किशोर जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बताइए कैसा मौसम का मिजाज है वहाँ पर। बहुत खराब है सर, यहाँ पे तो फ्लड हो चुका है, बहुत बारिश है यहाँ पे। बारिश तो बहुत हो रही है सर, ये तो है ही है। तो आप कैसे फिर खुद को सुरक्षित रख रहे हैं और अपने परिवारजनों को। जी जी सर, जी जी सर। क्या कदम उठा रहे हैं सर, क्या कैसे अपने परिवारजनों की सुरक्षा के लिए कदम उठा रहे हैं आप। दरअसल बात यह है कि सर हमारा घर जो है वो थोड़ा ऊंचे जगह पे है, तो वहाँ पे वाटर क्लॉगिंग का समस्या नहीं है। अरे वाह, ठीक है। बाकी लेकिन जगहों पे जो लो लैंड है वहाँ पे मतलब वाटर क्लॉगिंग का समस्या है, तो इसलिए NDRF भी काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है, CSR भी काम कर रही है, तो वही मतलब सब चल रहा है। मदद पहुंच रही है ना सर, प्रशासन है ना मदद के जी लिए। जी सर, एकदम। चलिए ठीक है, आप बताइए। आपके पोर्टफोलियो की मदद के लिए हम बैठे हैं और HCC पे। प्रदीप जी हैं, बताइए सर क्या शेयर है आपके पास। जी जी जी, नमस्ते प्रदीप जी, नमस्ते। बताएं मेरा सर। क्वेश्चन है HCC पे। 300 शेयर्स लिए हुए हैं 50 रुपीज पे। जी, तो यहाँ पे सर एवरेज मतलब परचेज करें या फिर होल्ड करके ऐसे ही रहें? कब से लिया हुआ है आपने किशोर जी ये। सर ये हो गया करीब आपका 7-8 महीना हो गया होगा सर। 7-8 महीने से होल्ड कर रहे हैं प्रदीप सर। ये 50 पे लिया था और 34.5 रुपये पर भाव आ गया। 7-8 महीने होल्ड करने का नतीजा ये हुआ कि इनको लॉस हो रहा है। आप पूछ रहे हैं कि क्या एवरेज कर लें, सही होगा ये फैसला।
देखिए करंट जोन पे मुझे लगता है कि एवरेज नहीं करना चाहिए, 35 के आसपास अभी आ चुका है। कभी भी नेक्स्ट अगर फिर से आपको 30 के आसपास मिलता है तो आप एवरेज कीजिए। ऐसे फंडामेंटली ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम इसमें है नहीं, तो मेरे ख्याल से आप इसमें बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 25। क्योंकि देखिए जो बॉटम बना है 22-23 के आसपास ही, तो मुझे लगता है ये घूम चुका है स्टॉक, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो आप एक बार होल्ड करके जी जाइए, 50 का प्राइस आने में आपको हो सकता है 1.5 से 2 साल भी लग जाए, लेकिन आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 25। ठीक है, 25 जी जी, रुपये और का। 30 पे एवरेज करना है सर। 30 पे एवरेज करना है, क्योंकि अभी आप अगर एवरेज करोगे ना तो थोड़ा आपका प्राइस ज्यादा हो जाएगा। मार्केट अगर करेक्शन होता जी है, इनकेस थोड़ा डिप मिलता है, तो 30 के आसपास एवरेज कीजिए। मुझे नहीं लगता 25 जी, के नीचे जाना चाहिए स्टॉक। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, तो फिर किशोर जी को तो अपने सवाल का जवाब मिल गया, जो कि एचसीसी है। इसके अलावा सर, हमारे जो दर्शक हमें यूट्यूब पर अपने सवाल शेयर कर रहे हैं सर, उनमें से कुछ सवाल है जो कि आपके सामने रख रहा हूं। एक सरला पॉली और आईटीसी होटल्स पर आशीर्वाद दास जी का सवाल है, कह रहे हैं कि इनको रिव्यू कर दीजिए सर। हालांकि लेवल इन्होंने नहीं बताए हैं। आई सपोज कि इनके पास दोनों स्टॉक्स रखे होंगे, पोजीशन है इनके पास सरला पॉली और आईटीसी होटल्स में। देखिए आईटीसी होटल आपको वेट करना है, और मुझे लगता है आईटीसी होटल में एक आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी एंड कंटिन्यूअसली हायर हाई पैटर्न एंड वीकली बेसिस एंड मंथली बेसिस पे बना है। ये 1-2 दिन का करेक्शन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है यहाँ पे आपको 195 का पहला टारगेट होना चाहिए। और ये सर ऐसा इज लाइक मेरा जियो फाइनेंस का अभी नाम याद आ गया। जियो फाइनेंस के साथ भी ऐसा ही हुआ था। आपको याद ही होगा कि 215 210 के आसपास हमने रिकमेंड किया था, और 190 के 195 के आसपास हमने बताया था कि आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करने के लिए। अब देखिए इसमें भी आईटीसी होटल में सेम है। आईटीसी होटल में मुझे लगता है कि पहला जो टारगेट है ना यहाँ पे 240 के आसपास आएगा। सेकंड ठीक है। टारगेट यहाँ पे आपको 275 से 280 का हाईली पॉसिबिलिटी से आ सकता है। और यहाँ पे सर और एक चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है कि आपको इनका अगर आप बिजनेस देखेंगे, बिजनेस में भी प्रॉफिटेबिलिटी है। लास्ट आप क्वार्टर देखेंगे, इसमें ऑलमोस्ट 640 करोड़ के आसपास प्रॉफिट पोस्ट किया। 44,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। 70 के आसपास पी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी चला नहीं है, चलने में अभी रेडी हो रहा है, ये चलेगा। आप एक बार होल्ड करके जाइए। चलिए ठीक है, तो इसको आप होल्ड कीजिए, आगे और चलता हुआ नज़र आ सकता है। और सरला पॉली सर, आईटीसी होटल्स की तो बात हो गई। देखिए सरला पॉली भी 118 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है आप इसमें बने रहिए। पहला तो एक रेसिस्टेंस है 122 से लेके 125 के आसपास, तो 125 मेरा रहेगा टारगेट। अगर 125 के ऊपर सस्टेन करता है और एक हफ्ता इसके ऊपर रहता है, फिर जाके यहाँ पे जो रैली होगा ना, उस रैली में 145 से लेके 150 तक जाने का पॉसिबिलिटीज है। लेकिन फिलहाल अभी लगता है 124 125 तक ही जाने का दम है। ओके ठीक है, परफेक्ट सर। एक बार एसएफएल यानी कि शीला फॉर्म को भी देख लीजिए। प्रकाश चौधरी जी का सवाल है, कह रहे हैं कि मेरे पास 100 शेयर हैं 720 रुपये पर, क्या करें सर? व्यू इनका लॉन्ग टर्म का है। देखिए इसमें मुझे लगता है कि फंडामेंटल ज्यादा ठीक ठाक नहीं है। आप देखेंगे लॉस है, ज्यादा बड़ी कंपनी भी नहीं है, 6,000 करोड़ के आसपास कंपनी है। और फिलहाल देखिए जो सपोर्ट था ऑलमोस्ट 770 के आसपास ओट उठ चुका है। उसके बाद 700 के आसपास एक सपोर्ट था, वो भी ब्रेक हो चुका है। 680 के आसपास था, वो भी ब्रेक हो चुका है। तो फाइनल आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अभी 624 चल रहा है, आपको 595 से लेके 590 मैक्सिमम आपको वेट करना है। कभी भी अगर इसके नीचे क्लोजिंग होता है ना, तो आपको वेट नहीं करना, आपको यहाँ पे एग्जिट करना है। क्योंकि इसका फंडामेंटल और टेक्निकल देखिए लगातार पैसा डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो यहाँ पे नहीं रहना है। लेकिन आप आई रेस्पेक्ट कि आपने लिया है, तो फिर भी आपका फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा 590 के नीचे जाता है तो यहाँ पे क्लियर कट आपको एग्जिट करना है। ठीक है, 590 के नीचे जाए तो फिर आपको इस स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए, शीला फॉर्म की जहाँ तक बात है। इस बीच संतोष पासवान जी कह रहे हैं सर कि सर हम जब भी मैसेज करते हैं तो आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा संतोष जी कि कभी डिलिबरेटली ऐसा हुआ हो कि आपका सवाल मैंने स्किप कर दिया हो या फिर देखने के बाद भी ना लिया हो। मैं तो पहली बार आपका सवाल पढ़ रहा हूँ सर, फिर भी मुझसे कोई अगर क्षमा होगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सर इनका सवाल है बीएसई को लेकर, कह रहे हैं कि मेरे पास 40 शेयर हैं सर और 1596 रुपये का प्राइस है इनका। बहुत ही लो लेवल पे, बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे लिया हुआ। आई थिंक ये एडजस्टेड लेवल करके इन्होंने बताया है, 2:1 का जो बोनस मिला है उसके बाद। तो 2690 का इसने शुक्रवार को ऑल टाइम हाई टच किया था और आज भी हमने देखा है कि ज़बरदस्त गेंस स्टॉक में शुरुआती कारोबार में दिखे थे। 2735 तक गया था, अभी भी 2697, यानी कि मोटा मोटी आप 2700 पकड़ लीजिए। और इनका प्राइस है सर 1600 रुपये के आसपास। ज़बरदस्त गेंस हो रहे हैं इनको। क्वांटिटी 40 ही है हालांकि, लेकिन फिर भी इतना बड़ा मुनाफा हो रहा हो तो थोड़ा मन में तो दुविधा आती है ना कि क्या बुक कर लूँ, कभी हाथ से निकल ना जाए।
देखिए संदीप जी, मुझे लगता है देखिए इनका कंपटीटर एनएससी अभी लिस्टिंग हुआ नहीं, तो जब तक एनएससी नहीं लिस्ट हो जाता ना, तो एक्चुअल में बीएससी का कितना वैल्यूएशन हो सकता है ये किसी को आइडिया नहीं है। क्योंकि जो अलग अलग ब्रोकिंग हाउस का मैंने रिपोर्ट देखा था आज से 3 महीना पहले, उनसे सेल कॉल आया था। इनफैक्ट बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउस उनसे सेल कॉल आया था, लेकिन देखिए रुक नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से इस पे आप बिल्कुल भी आपको सेल नहीं करना है, एटलीस्ट शॉर्ट भी नहीं करना, सेल नहीं करना। आप बने रहिए विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 2450। मुझे लगता है अभी 2450 आपके लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आप प्रॉफिट में अगर कभी भी नीचे आता है, इनकेस में आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। एग्जिट नहीं करना है जब तक एनएससी लिस्टिंग नहीं हो जाता। एनएससी लिस्टिंग होंगे, एक बार देखेंगे कि क्या वैल्यूएशन हो रहा है, उसके बाद जाके डिसीजन लेना। चलिए ठीक है, जब तक एनएससी की लिस्टिंग नहीं हो जाती तब तक पता नहीं चलेगा कि सही वर्थ क्या है। एनएससी के वैल्यूएशन के हिसाब से फिर बीएससी का जो प्राइस है वो भी तय होता हुआ नज़र आएगा। इस बीच राकेश जी लखनऊ से हमारे साथ फ़ोन लाइन पे हैं, काफ़ी टाइम से हमारे साथ मौजूद हैं। चेक कर लेते हैं कि अभी भी वो लाइन पर हैं। राकेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं सर, हम दीपक बोल रहे हैं बिहार से। अच्छा, बोलिए दीपक जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम दीपक गुप्ता है, मैं बक्सर बिहार से बोल रहा हूँ। हम्म। सर मेरे पास CDSL का 100 शेयर है। अच्छा। जिसकी बाइंग प्राइस 1210 रुपए है। अरे तो वाह। क्या लॉन्ग टर्म में ग्रोथ दिख सकता है, मतलब 2 साल तक होल्ड कर सकता हूँ इसको? ठीक है, तो आपने अगर ये 1200 के आसपास की प्राइसिंग है आपकी, तो आई एम श्योर आपने कहीं मार्च वार्च में कभी लिए होंगे शायद ये। 9 मई क्यों लिए थे, यही मनी नाउ में कॉल करके फ्रेश एंट्री पूछा था तो सर ने बताया था। 9 मई का लो था कुछ 1200 के आसपास का, तो वहीं पे आपने ये एक्यूमुलेट किया और वहीं से आप देखिए उसी दिन से ही स्टॉक घूमा भी है और ज़बरदस्त गेंस इनको हो भी रहे हैं सर। 1660 रुपये पर आ गया। शॉर्ट टर्म का ही व्यू है, देखिए मनी 9 को देखकर ही सर इन्होंने लिए हैं और अच्छे खासे गेंस पर बैठे हैं। सर दुविधा क्या है आपके मन में अब? दुविधा नहीं है, जैसे मैं 2 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये और अगर ज्यादा जाएगा तो मैं और लंबा समय तक मतलब इसमें ग्रोथ है कि नहीं है, या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर लंबा जाएगा तो अभी और ज्यादा रख सकता हूँ। तो दुविधा इसी बात को लेकर है गुप्ता जी की क्या मुनाफा हो रहा है, ले लें या नहीं ले लें, यही कहना चाह रहे हैं आप? हाँ हाँ, यही बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। सर लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, कह रहे हैं कि कभी ऐसा ना हो कि मुनाफा हाथ से निकल जाए, बुक कर लें या नहीं करें, क्योंकि लंबा रुक सकते हैं। अगर और ग्रोथ है और अपसाइड दिख रही है तो इनको लंबा रुकने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब संदीप जी, मुझे लगता है उनको एक बार वेट एंड होल्ड करना चाहिए पर्टिकुलर स्टॉक को, क्योंकि इनका बिजनेस में, इनका इंटर कंट्री बिजनेस में इनका मोनोपोली है। और मुझे लगता है देखिए ये सारे स्टॉक ना कहीं लिंक है बीएससी और अब एनएससी लिस्टिंग से पहले पहले मुझे लगता है कि सीडीएसएल भी एक बार अपना जो 52 वीक हाई है वो लगा के आएगा। और अभी देखिए आज भी 10% भागा है, तो मुझे लगता है नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है वो 1720 के आसपास है। तो 1720 से लेके 1750 नेक्स्ट टारगेट है, जो भी आपको नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ते में आते हुए दिखेंगे। और 52 वीक हाई भी पॉसिबल है, ऑल टाइम हाई पॉसिबल है। तो एक बार बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ आपका, आपने बोला आई थिंक 1200 के आसपास कहीं पे आपका बाइंग है, तो आप एक बार बने रहिए विथ स्टॉप लॉस 1480, 1480 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। इसमें हाई पोटेंशियल है और पैसा बनने का। 52 वीक हाई देके आएगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो 52 वीक हाई तो सर इसका आई थिंक 2000 के आसपास का था, उन्हीं लेवल्स की आप बात करें, 1990 के आसपास। 1964 आई थिंक, 1964, तो उसी के आसपास भाई देके आएगा और उससे भी ऊपर जाएगा। तो एक बार आप बने रहिए इसमें। मतलब क्या है ना, अभी खराब सिचुएशन था पहले कुछ दिन पहले, तो रिकवरी हो चुका है। अभी रिकवरी होने के बाद जो बॉटम हो गया है, अभी यहाँ पे फॉलो अप बाइंग आ रहा है, तो इसमें आप थोड़ा टाइम और दीजिए, बने रहिए और हायर लेवल आपको आते हुए दिखेंगे। ठीक है, बने रहिए। ऑल टाइम हाई की तरफ ये स्टॉक बढ़ रहा है, जो कि 1990 के आसपास का था। तो वेट एंड वॉच करें, अभी इसमें आपको बने रहना चाहिए। दीपक जी, आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुनाफा हो रहा है, मैं समझता हूँ कि किसी के मन में दुविधा आती है कि मुनाफा हो रहा है, ले लें, कभी नीचे ना आ जाए, फिर दोबारा भर लेंगे। लेकिन यहाँ पे सर आपको अपसाइड और अच्छी बताई जा रही है, तो इसलिए जैसे आपका व्यू है लॉन्ग टर्म का, आप इसमें बने रहिए, पैसा आपका और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। अब चलते हैं राकेश जी के पास, वो हमारे साथ फ़ोन लाइन पर दोबारा जुड़ चुके हैं, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी नमस्कार। राकेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, इनका सवाल हमारे पास है, हमारी टीम को इन्होंने शेयर कर दिया था। आई थिंक इनका सवाल स्विगी को लेकर है। स्विगी के इनके पास सर 500 शेयर हैं,
311 के भाव पर लिए सर। इनका प्राइस तो बहुत बढ़िया है, इशू प्राइस के नीचे ही इन्होंने लिया है। क्या सही कंपनी इन्होंने चुनी है? व्यू हालांकि क्या है इनका, कितना लंबा ये होल्ड कर सकते हैं? 311 वाला लिया हुआ सर 337 के आसपास है, मुनाफे में बैठे हैं, क्या करना चाहिए? क्वांटिटी भी ठीक ठाक है। देखिए, मुझे लगता है कि स्विगी पर्टिकुलरली जिन्होंने हायर टाइम फ्रेम में लिया है उनके लिए थोड़ा खराब है। और जितने भी ऐसे स्टार्टअप देखेंगे, मतलब 100 में से 90% स्टार्टअप आईपीओ के बाद नीचे ही आ रहा है। लाइक आप नायका को देख लीजिए, पेटीएम को देख लीजिए, स्विगी को देख लीजिए, सो जोमेटो को ही देख लीजिए। जोमेटो तो नीचे आया था फिर भी बाद में चला। तो देखिए अभी 340 के आसपास चल रहा है, 337 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है एक रेसिस्टेंस है 350 के आसपास, तो अगर इसके ऊपर जाता है तो इस केस में बहुत जल्दी आपको एक बार 375 से लेकर 380 टारगेट आते हुए दिखेंगे। आपको स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस आप 315 के आसपास मेंटेन कर सकते हो। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा सर, आज ही ना हमने बाई कॉल दिया है स्विगी में, हमारे जो पेड क्लाइंट्स हैं उनको एक यहाँ पे थोड़ा 15 का 20 का रिस्क है, और मुझे लगता है 60 to 70 पॉइंट ऊपर जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो पेड कस्टमर्स की बात आपने कही ना सर, तो हमारे एक दर्शक है, मैं अभी उनका सवाल पढ़ ही रहा था, आप इत्तेफाक समझिए या फिर कैसे समझिए। अमन जी कह रहे हैं कि सर जब सुपर चैट ज़्यादा आते हैं तो आप नॉर्मल चैट बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, हम इंतज़ार करते रह जाते हैं। पिछले 15 दिन से एक भी क्वेश्चन नहीं लिया है आपने, सिर्फ सुमित सर ऐसा नहीं करते थे। तो सर आपका सवाल अगर होता सामने तो मैं आपका सवाल भी ले लेता। अब आप अपना सवाल मुझे भेजेंगे क्योंकि आपने यही चीज़ कम से कम नहीं तो 5-10 बार तो यही चीज़ पोस्ट करी है, तो आपका ठीक है, आपकी शिकायत है ये। लेकिन सर अगर आपका सवाल होता तो मैं आपका सवाल अभी ले लेता। तो आप अपना सवाल मुझे भेजिए, मुझे कोई हिचक नहीं है सर आपका सवाल लेने में। लेकिन हाँ, सुपर चैट के ज़रिए सवाल आते हैं तो उनको पहले लेना पड़ता है, कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं, प्रोटोकॉल है जिनको फॉलो करना पड़ता है। तो आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है सर, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मल चैट्स को इग्नोर कर देते हैं। अभी आपका सवाल आ जाएगा तो मैं अभी आपके सामने ले लूँगा उसको। इस बीच साबिहा जी का सवाल है, कह रहे हैं कि वेदांता में क्या करें, इसमें आज अच्छा मूव है, एंड कैंटाबिल का भी इमीडिएट टारगेट बता दीजिए प्लीज़। वेदांता बोला सर आपने या मेदांता? मेदांता सर। ओके, मेदांता। ओके, मेदांता अभी देखिए 1214 के आसपास चल रहा है, राइट। सो इसमें कंसोलिडेशन पैटर्न है, और मुझे लगता है कि इसमें ना ही ब्रेकआउट ना ही ब्रेकडाउन है। सो एक बार इसमें बने रहिए। यहाँ पे फ्रेश बाय करने का तो कोई सलाह नहीं होगा, एक बार वेट एंड वॉच करने वाला सिचुएशन है। अगर एक बार यहाँ से 20 रुपीज ऊपर आता है तो उस केस में यहाँ पे आपको ब्रेकआउट आने का पॉसिबिलिटीज है, उसमें आप एक बार बने रहिए, इसमें अभी नहीं। 1225 1230 इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परफेक्ट है सर। अच्छा, नीतू त्यागी जी कह रही हैं कि राइट्स मेरे पास 334 के रखे हुए हैं, एनएचपीसी 89 89 रुपये का प्राइस है, क्या इसमें एवरेज करें? इनका टारगेट क्या होंगे सर, राइट्स और एनएचपीसी? देखिए एनएचपीसी में मुझे लगता है कि बेसिकली 87 88 के आसपास चल रहा है, 82 83 रहेगा एवरेज प्राइस, अभी नहीं करना है। और 9 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, 92 के ऊपर बहुत टाइम से ना क्लोजिंग नहीं हुआ। 92 के ऊपर अगर क्लोजिंग होता है तो उस केस में आपको एक बार 98 और 100 आते हुए दिखेंगे। और राइट्स 280 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है आप एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि लास्ट वीक बहुत चल चुका है स्टॉक, तो इसमें एक बार बने रहिए। चाहो तो प्रॉफिट बुक भी आप कर सकते हो, लेकिन फ्रेश बाई इस जोन पे नहीं करना है। 280 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है 265 250 आ सकता है, उसमें आप अगेन बाई करके जा सकते हो। लेकिन 280 के आसपास मुझे लगता है थोड़ा ओवर वैल्यूएशन हो चुका है एक हफ्ते के हिसाब से, लेकिन जो इन्वेस्टर्स है वो बने रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है। इस बीच अगला सवाल लूँ उससे पहले एक सुपर चैट हमारे पास पहुंच चुका है, और वो है सुरेंद्र कौर जी का 40 रुपये का समर्थन उन्होंने भेजा है। कह रहे हैं कि कैरिसिल मेरे पास 175 शेयर 840 पे रखे हुए हैं, इसका अपसाइड का टारगेट क्या है? CARYSIL कैरिसिल, और इसके साथ साथ इन्होंने SBI उज्जीवन फाइनेंस भी पूछे। सर इनमें से कोई एक सवाल अगर आप लिख सकें। कैरिसिल के इन्होंने लेवल्स भी बताए हैं, 175 क्वान्टिटी 840 रुपये पर। देखिए उज्जीवन फाइनेंस अभी 44 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि आप बने रहिए इस काउंटर में। अभी ये जो स्टॉक चल रहा है ना, ये अभी PSU चला नहीं है, PSU चलेगा, तो जैसे ही चलेगा यहाँ से फ्रेश आपको और भी 10 to 15% मूवमेंट आएंगे। और कैरिसिल में देखिए अभी 894 के आसपास चल रहा है, आप बने रहिए इस काउंटर में। फिलहाल एक गैप बिल्ड हुआ है 840 के आसपास, गैप फिलअप करके ही नहीं चला गया, ऊपर चला गया, तो मुझे लगता है गैप फिलअप करने में आ सकता है, एक बार फिर से रिटेस्ट हो सकता है। तो एक बार आप चाहो तो प्रॉफिट बुकिंग करके जा सकते हो, लेकिन अगर आप लंबी अवधि के इन्वेस्टर हो तो फिर आपको टेंशन करने वाला कोई बात नहीं है। एक रेसिस्टेंस है 920 के आसपास, तो यहाँ से टारगेट बन रहा है 920। आज भी देखिए 910 के आसपास वहां से घूम चुका है,
तो आप एक बार बने रहिए इस काउंटर पे, लेकिन थोड़ा ये जो गैप बना है ना सर, एक गैप फिल करने में जा सकता है, जो गैप है 840 से लेके 850 के आसपास। ठीक है, ओके सर। एक बार आप ना कोल इंडिया के चार्ट देखिए। कोल इंडिया में खबर थी और आज हमारे एक दर्शक सवाल भी पूछ रहे हैं। मैं ज़रा आपको इसकी खबर बताता हूँ। इनकी एक और सब्सिडरी कंपनी है जिसने आईपीओ के लिए पेपर्स दाखिल किए हैं। बीसीसीएल के नाम से इनकी कंपनी है। मैं वो कंपनी का नाम भी आपको बता देता हूँ कि वो कंपनी कौन सी थी। आज सुबह ही खबर थी और इसका नाम है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के नाम से, जिसने आईपीओ के लिए अर्जी दाखिल करी है। 46.5 करोड़ शेयर हैं जो कि ओएफएस के जरिए हो सकता है कि कोल इंडिया बेचती हुई नजर आए, तो एक वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है जब इनकी सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ आएगा। और ये पहली कंपनी नहीं है, इससे पहले भी एक और सब्सिडरी है इनकी सीएमपी डीआईएल के नाम से। इन्होंने भी पिछले हफ्ते ही सेबी के पास आईपीओ के लिए अर्जी दाखिल की थी, लेकिन सर स्टॉक में वो रिफ्लेक्शन हो नहीं रहा है। हमारे एक दर्शक हैं मितिका जी, इनका सवाल है, कह रही हैं कि मैंने 419 पे लिए हैं, मुझे क्या करना चाहिए। 400 के आसपास सर अटका हुआ है ये स्टॉक, इसको पार करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। सर लास्ट दिसंबर से यही हो रहा है बेसिकली, कंसोलिडेशन पैटर्न 425 430 में रेजिस्टेंस, और मुझे लगता है एक बार 370 ये जोन के अंदर फंसा हुआ है। तो 400 के अंदर यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है। अगर आपको कोल इंडिया अच्छा लगता है, ये ट्रेडिंग करने वाला कोई काउंटर है नहीं, अगर अच्छा लगता है तो बाय करने का जोन रहेगा 380 और 375, और रेसिस्टेंस ही है सर 420 के आसपास, 425 के आसपास। तो एक बार 425 इसके ऊपर एक वीकली क्लोजिंग चाहिए, फिर जाके आपको एक बार जो है न्यू रेंज यहाँ पे बनता हुआ दिखेंगे हम, यहाँ पे 440 और 460 के आसपास। तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है। ठीक है, परफेक्ट है, अभी कुछ नहीं करना है इसमें। सर सुजलॉन पे आपका व्यू दे दीजिए। कंटेंट क्रिएटर के नाम से हमारे दर्शक हैं, उनकी आईडी है, और फ्राइडे को सर रिजल्ट्स का रिएक्शन हमने देखा था, आज भी खुला ऊपर था लेकिन हायर लेवल से टिक नहीं पा रहा है, थोड़ी मुनाफा वसूली हावी हो रही है। तो जिनके पास हैं या फिर जो फ्रेश खरीदना चाह रहे हैं, दोनों के हिसाब से आपका व्यू दीजिए। ये फ्रेश बाई इस जोन पे तो नहीं करना है। अगर मुझे लगता है कि फ्रेश बाई आप करना चाहते हो तो फिर आपका एक व्यू, मेरा एक व्यू रहेगा, वो है 67 68। मुझे लगता है कि वो जोन परफेक्ट हो सकता है। अब देखिए 55 के ऊपर मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस था, क्रॉस हो नहीं पा रहा था, तो जैसे ही 55 के ऊपर क्रॉस हुआ, हमने भी आपका शो में बहुत बार कवर किया इसको कि 64 और 70 दोनों टारगेट होना चाहिए। रिजल्ट अच्छा हुआ है, लास्ट 3 से 4 साल में थोड़ा बहुत रिकवरी इसमें है। द प्रॉब्लम इज द प्रोमोटर होल्डिंग, इसमें 13 से 14% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग है, बाकी सब पब्लिक के पास ही है। सो मेक श्योर आप अगर चाहते हो कि ऐसे कोई कंपनी है जहां पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, जहां पे बहुत ज्यादा पब्लिक होल्डिंग है और प्रोमोटर के पास ही स्टेक नहीं है। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा सर, मैं जितनी बार भी कवर करता हूँ ये टेक्निकल बेसिस पे करता हूँ, तो टेक्निकली मुझे दिखाई दे रहा है अभी एक थोड़ा सा करेक्शन पॉसिबल है 68 69 और 67 तक, क्योंकि थोड़ा बहुत चल चुका है। 74 के आसपास ऑलरेडी रेसिस्टेंस भी है, लेकिन इसको मैं फंडामेंटल और इन्वेस्टर्स के हिसाब से मैं इसको बाइंग करने का सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि प्रोमोटर होल्डिंग नहीं है। जो भी काउंटर्स में प्रोमोटर होल्डिंग ज्यादा नहीं होता है बहुत, तो उसमें मैं बाई कॉल नहीं जनरेट करता। लेकिन मुझे लगता है आप बने रहिए इस काउंटर में विद स्टॉप लॉस ऑफ 62 63। अगर आपका थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू है, बहुत जल्दी आपको 78 80 का टारगेट आते हुए दिखेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में 2 से 3 दिन में करेक्शन मुझे दिख रहा है। ठीक है, इस बीच आबिद भाई जी का सवाल आया है, 40 रुपये का समर्थन भी दिया, कह रहे हैं कि सर कैन आई टेक एंट्री इन साई सिल्क्स, SAI साई सिल्क्स एट करंट मार्केट प्राइस। ओके देखिए बेसिकली लगातार देखेंगे कि डेली चार्ट वीकली चार्ट नेगेटिव पैटर्न में ही है, एंड कंटिन्यूअसली एक डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन बना है और सस्टेन है। और लास्ट 4 बार मॉर्निंग स्टार पैटर्न के साथ ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट बाद में फेल हो गया। सो एज पर द माई इंटरप्रिटेशन आप इसमें बिल्कुल भी बाई ना कीजिए तो बहुत अच्छा है। अभी 133 के आसपास चल रहा है, इसमें होल्ड करना मतलब आपका पैसा डिस्ट्रॉय हो सकता है। और देखिए ऐसे काउंटर पे ना मेरा आईपीओ हाई स्ट्रेटेजी चलता है, अगर आईपीओ हाई उसके ऊपर नीचे चला जाता है तो मैं एंट्री नहीं करवाता हूं। तो एक बार यहाँ से एग्जिट करने का सलाह रहेगा करेंट जोन से ही, क्योंकि नेक्स्ट अगर जैसे टॉप बनाएगा फिर से नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है इसमें।